Assalamualaikum dear students, welcome to Ar-Rahman Academy of Mathematics। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस एकेडमी से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम चैप्टर 1 मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है हमारे पास लिमिट एंड फंक्शन या फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो टाइम ज़ाय के बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शंस हमारे पास क्या होता है। तो बच्चों इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या कहता है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है बाय विच वी डिस्क्राइब रियल वर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स या इन मैथमेटिकल फॉर्म। फंक्शन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है या रूल है जिसमें हम जो रियल वर्ड है जिसमें हम रह रहे हैं उसको हम मैथ की लैंग्वेज में क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। आगे दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़ एंड हैंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। इसके अलावा जो फंक्शन है जो मुख्तलिफ वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप बनते हैं उनको ये एक्सप्लेन करते हैं। मसलन हम देखते हैं कि एक टाइम है, हम देखते हैं कि हमारे पास है टाइम। बच्चों हम देखते हैं कि एक टाइम है और एक है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब इनके दरम्यान क्या रिलेशन बनता है कि अगर टाइम इंक्रीज़ करेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा और अगर टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो फिक्स नहीं होती। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus। बेटा कैलकुलस क्या है हमारे पास? कैलकुलस देखें सिंपल हमारे पास है स्टडी ऑफ चेंज एंड मोशन। कैलकुलस में हम बच्चों स्टडी करते हैं चेंज एंड मोशन। कैलकुलस में हम किस किस की स्टडी करते हैं? चेंज एंड मोशन। अब कैलकुलस की आगे दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। आगे डिफरेंशियल कैलकुलस में हम फोकस करते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे सिंपल डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या आती है बच्चों? वो हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो फंक्शन के अंदर चेंज होती है उसका जो रेट है या फंक्शन के अंदर जो चेंज है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस क्या आती है बेटो? इसमें हम कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल क्या आता है हमारे पास? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। कोई भी हमारे पास जो कर्व होती है, जिस तरह आप देख लें, ये पुल वगैरह देख लें, ये ब्रिज वगैरह देख लें, बिल्डिंग वगैरह देख लें, उन कर्व्स के नीचे जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल को। दोबारा हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं दो चेंज और मोशन की। आगे कैलकुलस को हम मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में फोकस होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब बच्चों डेरिवेटिव क्या है? वो रेट ऑफ चेंज है फंक्शन के अंदर। अब इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चों हम स्टडी करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल हमारे पास क्या है? सिंपल रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। आई होप कि आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन क्या है हमारे पास इन मैथमेटिक्स? वैसे तो रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास फंक्शन के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स में क्या है हमारे पास फंक्शन? इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज़ अ रूल
आर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। मैथमेटिक्स में हमारे पास फंक्शन क्या है, एक सिंपल एक रूल है, यह कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट असाइंस का मतलब है मिलना टू यूनिक एलिमेंट इज ऑफ सेकंड सेट और अदर सेट, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। बच्चों इसको आपने कैसे करेंगे, सिंपल अल्फाज में फंक्शन हमारे पास सिंपल एक रूल है या कॉरस्पॉन्डेंस है दो सेट के दरमियान। किस तरह की कॉरस्पॉन्डिंग, सच दैट फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से जाके मिले। जिस तरह मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है ये एक सेट x है और एक सेट y है। मैं एक सेट लेता हूँ x a b c और एक सेट लेता हूँ y 1 2 3 4। मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि सेट x से सेट y की तरफ हमने एक फंक्शन बनाना है। तो क्या कहेंगे कि फंक्शन एक रूल है, यह कॉरस्पॉन्डेंस है दो सेट के दरमियान। इधर हमने दो सेट लिए, एक x सेट और एक y सेट। किस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस या रूल है कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के किसी यूनिक एलिमेंट से जाके मिले। सेट x का हर एलिमेंट सेट y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मिले। देखें a का इमेज बन रहा है हमारे पास 2, b का इमेज बन रहा है 3 और c का इमेज बन रहा है 3। अब सिंपल अल्फाज में क्या है, जब हमने a पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। जब हमने a पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। जब हमने b पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। b पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। इसी तरह जब हमने c पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 3 मिला। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फंक्शन क्या हमारे पास एक रूल है, यह कॉरस्पॉन्डेंस है दो सेट के दरमियान। किस तरह की कि सेट x का या फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेट b के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मिले या असाइन हो, हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। आई होप कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। आप देखते हैं ये आप डेफिनेशन करें सिंपल सी। इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट assigns to a unique element of second set or the other set। मैंने आपको वो डायग्राम बना दिया, वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, इसके डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। टू मेक अ रेसिपी, जब हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यार चीनी हम इतनी लेंगे, इसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। वो जो चीनी डाल रहे हैं, जो पानी डाल रहे हैं, ये सारी हमारे पास फंक्शन की एप्लीकेशन है। इसके अलावा फाइनेंस, ये शुमारिया, जिस तरह मूल्य की हमने कोई चीज़ लिया, हमें उसमें से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस साल पाकिस्तान की सरमायाकारी क्या रही है, वो सारे के सारे हमारे पास फंक्शन में आते हैं। अब डिस्टेंस और टाइम, ये भी हमारे पास फंक्शन है जो हमने शुरू में पढ़ा था, यानी कि डिस्टेंस में जो चेंज आती है टाइम के हिसाब से, वो भी हमारे पास एज ए फंक्शन ही हम उसको डील करते हैं। आई होप कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। आगे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है आपके बुक में। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। इसका आइडिया किसने दिया था, किसने इसको रिकग्नाइज किया था, लेबनिज ने। कब किया था, 1646 टू 1716। द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। बेटा फंक्शन में आपने एक बात याद रखनी है कि फंक्शन में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फंक्शन में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जिस तरह बेटा हम कहते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। अब मैं एक ग्राफ लेता हूँ सिंपल, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बेटा इसके लॉन्ग जो हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ज़रूर वाई के लॉन्ग कोई वैल्यू मिलेगी, वाई के लॉन्ग कोई वैल्यू मिलेगी। ये फंक्शन है हमारे पास,
फंक्शन की डोमेन है और ये फंक्शन की रेंज है। ये आगे हम पढ़ते हैं जाके। सिंपल आपने ये याद रखना है कि फंक्शन में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब बच्चों ये देखो, जो हमने ऊपर बात की इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह हम कहते हैं किसी भी चीज़ का हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया बच्चों हम कहते हैं हमारे पास एक रूम है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया सपोज किया कि हमारे पास जो रूम की एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास है x, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया का क्या हमारे पास होता है, सम ऑफ या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आप कर लें इसका एरिया का। एरिया हमारे पास सिंपल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है बच्चों। अब देखें हमारे पास एक साइड की लेंथ क्या हमारे पास x है और दूसरी लेंथ भी अंडरस्टूड है कि एरिया स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में चारों साइडें हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक साइड अगर x है दूसरी भी क्या होगी, x होगी। तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई x करें तो एरिया आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो एरिया है वो फंक्शन है किसकी, उसकी साइड की लेंथ का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देखें, एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया एक साइड की लेंथ हमारे पास x, दूसरी साइड की लेंथ भी क्या होगी x। इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया का फार्मूला, यानी कि एरिया निकल आया उस रूम का। तो हम कह सकते हैं एरिया जो है वो फंक्शन है रूम की लेंथ का या साइड्स की लेंथ का। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड ऑन ऑफ इट्स साइड x, यानी कि हम कह सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर, यानी कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर है, साइड्स ऑफ द लेंथ। सो दैट ए इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो डिपेंड करता है इसके रेडियस पे। सबसे पहले बच्चों अब वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये देखो 4/3 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि v जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। r इसमें क्या है, वेरिएबल है। r इसमें क्या है, वेरिएबल है, यानी कि v जो है वॉल्यूम है जो स्फीयर का वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। अगर हम रेडियस छोटा लेंगे स्फीयर का तो हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, रेडियस बड़ा लेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो वॉल्यूम हमारे पास फंक्शन हुआ किसका, उसके रेडियस का। द वॉल्यूम वी ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर बाई फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक। सो हम कह सकते हैं वॉल्यूम हमारे पास फंक्शन है उसके आर का या रेडियस का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फंक्शन की डेफिनेशन हमने ऊपर देख ली है क्या आती है। आगे फंक्शन की डेफिनेशन देख लें एक और सिंपल अल्फाज में जो बुक पे आपको गिवन है। अ फंक्शन एफ फ्राम सेट एक्स टू वाई। बेटा इसको मैथमेटिकल क्या फॉर्म है इसकी लिखने की, अ फंक्शन एफ इससे पढ़ते हैं फ्राम, इसे क्या पढ़ते हैं, फ्राम एक्स टू वाई। फंक्शन क्या है, एक टेक्निक है, रूल है, फ्राम सेट एक्स टू वाई। आई होप कि आपको समझ आ गई। फंक्शन का एक रूल है, टेक्निक, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। फंक्शन इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल और कॉरस्पॉन्ड डेट असाइन ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। बेटा सपोज किया कि जो एलिमेंट एक्स के अंदर थे उसको हमने एक्स कह लिया और जो वाई के अंदर थे उनको हमने स्मॉल वाई कह दी। जिस तरह हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके जो एलिमेंट है इसको हमने स्मॉल एक्स कह दिया, इसके जो एलिमेंट है इसको हमने स्मॉल वाई कह दिया। सच दैट ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, यानी कि सेट एक्स के हर एलिमेंट जो एक्स में होंगे वो यूनिक एलिमेंट किसी वाई के साथ जाके मिलेंगे। अच्छा बच्चों, अब आपने डोमेन और रेंज आ जाएं। सेट एक्स के वो एलिमेंट जो सेट वाई के एलिमेंट के साथ मिलेंगे वो क्या होगी, इसकी डोमेन, ए बी सी, ये क्या है इसकी डोमेन में। अब रेंज में ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, रेंज में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास इमेज बन रहे हैं सेट एक्स के एलिमेंट के, यानी कि 1 2 3 ये आएंगे रेंज में। रेंज में हमारे पास ये देखें डोमेन ऑफ एफ में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं ए बी और सी।
रेंज ऑफ एफ में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 और 3। बच्चे यहाँ पे एक आपने और कंसेप्ट याद रखना है, कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आएंगे, और जब रेंज कोडोमेन में हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे कोडोमेन है, और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सिर्फ हमारे पास 1 2 और 3 होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बच्चे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है notation and value of function. If a variable depend on variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, then we say that अच्छा बेटा अगर y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पे, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे, तो हम क्या कहेंगे कि y जो है फंक्शन है किसका, x का। ये जो लाइन है, दो लाइन, इसमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास y है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, तो हम कह सकते हैं कि y जो फंक्शन है किसका, x का। स्विस मैथमेटिशियन आइलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट y एज ए फंक्शन ऑफ x। यानी कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर हमने पढ़ी है y एज ए फंक्शन ऑफ x, इसको मैथमेटिकली उसने कैसे लिखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको MCQ आ सकता है, ये क्या कैसे रीड करेंगे इसको, और किसने इसके बारे में आइडिया दिया था, ये सिंबल किसने दिया था, स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने। और इसको रीड कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आई होप के बच्चों आपको यहाँ तक ये जो सिंबल है ये किसने दिया था, स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने। और इसको रीड कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आई होप के बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई। बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम, फंक्शन। नोट, फंक्शन आर ऑफन डिनोटेड बाय लेटर FGH। ये हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के सिंबल हैं। बच्चों यहाँ पे आपने याद रखना है कि फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक मशीन है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं और वो मशीन हमें आउटपुट देते हैं। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं और वो बदले में हमें आउटपुट देती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बेटे एक आ जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखें बच्चों, हमने पढ़ा एक होता है इनपुट और एक होती है हमारे पास आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इनपुट किसी पे भी डिपेंड नहीं करती और आउटपुट डिपेंड करती है किस पे, इनपुट पे। आउटपुट कब मिलेगी, जब इनपुट देंगे उसको। इसका मतलब है कि इनपुट हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और आउटपुट एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे मैं लेता हूँ टाइम और डिस्टेंस। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आप टाइम को नहीं रोक सकते, यानी कि टाइम चलता जाएगा, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। टाइम कम होगा डिस्टेंस कम होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा जो हम इनपुट देते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो हम आउटपुट मिलती है वो होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाए बच्चों, ये देखें, द वेरिएबल एक्स is called independent variable of function f and variable y is called dependent variable of f। अच्छा बेटा आगे आ जाए, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन में हम रियल नंबर पुट करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन में हम रियल नंबर पुट करते हैं और हमें आंसर भी रियल नंबर ही मिलते हैं। जिस तरह बच्चों ये देखो, फर्स्ट ये हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर हमने 0 पुट की है, 0 हमारे
हमारे पास एक रियल नंबर, जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर एक ऐसा, रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास होती है रियल नंबर। बच्चों ये बिल्कुल ईजी है, ये आपने कर लेने हैं। आगे बच्चों एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ, इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी। क्या कहता है, हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना इस फंक्शन की। बेटा बिल्कुल सिंपल है ये। आते हैं, क्या हमारे पास गिवन एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर। कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। बच्चों देखो इसकी जो डोमेन होगी ना वो तमाम रियल नंबर होगी। इसकी डोमेन जो होगी यानी कि इसकी डोमेन के अंदर हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर। बच्चों एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे आपने ये सोचना है, रियल वैल्यू फंक्शन है ना, ये सोचना कि आपका सिर्फ जो आंसर है ना डोमेन में आपने इयोटा वाले नहीं लेके आने। इयोटा से बचना आपने, यानी कि इयोटा से पीछे पीछे रहना है, रियल नंबर तक ही आपने रहना है। अगर आप इयोटा की तरफ चले गए तो आप रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन से बाहर चले जाएंगे और आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। आए बच्चे, ये जो हमारे पास एक फंक्शन है कहता है कि इसकी डोमेन फाइंड करें। इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर। अब आते हैं इसकी रेंज की तरफ। बच्चे देखो इसके अंदर आप कोई भी नंबर पुट कर दें, बेशक माइनस पुट करें, माइनस में पुट करें, प्लस में पुट करें, ज़ीरो में पुट करें, इसका जो आंसर है वो हमेशा प्लस ही होगा। क्यों भला, अगर माइनस पुट करेंगे वो उसे प्लस बना देगा, ज़ीरो पुट करेंगे वो भी प्लस की फॉर्म में आएगा, प्लस वाले पुट करेंगे वो भी प्लस की फॉर्म में। तो इसकी जो डोमेन थी वो तमाम रियल नंबर थी। तमाम रियल नंबर में नेगेटिव भी आ सकते थे, पॉजिटिव भी आ सकते थे और ज़ीरोज़ भी आ सकते थे। लेकिन रेंज में तमाम रियल नंबर होंगे, तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों भला, नेगेटिव अगर हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर उसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने फंक्शन देखा था, एफ ऑफ एक्स बराबर था हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसकी जो डोमेन थी तमाम रियल नंबर थी और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों आपने दो बातें याद रखनी हैं कि जब भी आप फंक्शन को सॉल्व, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे आपने ये देखना कि ऐसा नंबर नहीं पुट करना कि जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा। देखें अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करूँ, 2 2s are 4, 2 2s are 4 माइनस 4, यानी कि x ओवर 0 आ गया। तो आपको पता सम ओवर समथिंग ओवर 0 होता है हमारे पास इन्फिनिटी, यानी कि हमें इन्फिनिटी का कोई भी आइडिया नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ जा रही है। यानी फंक्शन अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो यानी कि 4 बन जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। अगर -2 पुट करें फिर भी 4 आ जाएगा, यानी कि 4 - 4 फिर भी 0 आ जाएगी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। आपने बचना है कि आपके जो डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, एक तो आपने इयोटा वाले नंबर से बचना है और दूसरा आपने बचना है इन्फिनिटी ना बन रहा हो। मैंने बताया कि जब भी आप डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हो, एक आपने बचना है कि इयोटा ना आ रहा हो और दूसरा बचना है कि इन्फिनिटी ना बन रहा हो आपका फंक्शन। तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी कब बन रहा था हमारा, अगर हम डोमेन के अंदर 2 या -2 पुट कर दें तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन किस किस को निकाल के, 2 और -2 को। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड -2। बच्चे देखो आप इंटरवल पढ़े होंगे आपने फर्स्ट ईयर में, एक होता है
ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। जब ओपन इंटरवल की बात करेंगे उसका मतलब है कि -2 और 2 शामिल नहीं है। जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे उसका मतलब है कि -2 और 2 इसके अंदर शामिल है। देखिए अब आते हैं हम ऊपर। हमने कहा कि इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर है, लेकिन किसको निकाल के 2 और -2 को निकाल। क्यों हमने इनको निकाला? क्योंकि इन पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था। अब हम इसकी लिखते हैं रेंज। रेंज क्या होगी? इसकी तमाम रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर। अब आप कह सकते हैं सर ये फंक्शन अनडिफाइंड था 2 और -2 के, यानी कि इनके जो आंसर आ रहे हैं उनको हमने डोमेन में पुट ही नहीं किया। जब पुट ही नहीं किया तो इनके अलावा जो आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या होगी? तमाम रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन किनको निकाल के? 2 और -2 पे जो वैल्यू आ रही होगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा बच्चों आगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। f(x) हमारे पास है (x²-9). इसकी कहते हैं डोमेन और रेंज फाइंड करें। पहले तो बच्चों देखो कि अगर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर आपने माइनस से बचना है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो हमारे पास इयोटा बन जाता है, यानी कि हम रियल नंबर से बाहर निकल जाते हैं। हमने रियल नंबर के अंदर अंदर ही रहना है। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं -2 पुट करूँ, -2 का स्क्वायर अगर लें तो वो 4 होता है, 4 - 9, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। अगर मैं 2 पुट करूँ फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है? अंदर माइनस आ रहा है। 1 पुट करूँ फिर भी अंदर माइनस आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर +-1 पुट करूँ, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -9 -8 आ रहा है। फिर भी अगर मैं 0 पुट करूँ फिर भी -9 आ रहा है। यानी कि अगर 0 पुट करें, -1 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, -2 पुट करें, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है इयोटा, यानी कि हम रियल नंबर से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर हमने ये वाले नंबर पुट नहीं करने। क्यों नहीं पुट करने? कि हम रियल नंबर से बाहर निकल जाएंगे। फिर डोमेन के अंदर कहाँ? अगर देखो बच्चों -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लें 9 - 9, तो ये हमारे पास हो जाता है 0। फिर आगे इसकी जगह अगर हम 3 का स्क्वायर लें, -3 का स्क्वायर लें 9 - 9, यानी कि 0 आ रहा है हमारे पास, और 0 हमारे पास रियल नंबर है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन से हम 0 -1 इनको निकाल देंगे। 3 और -3 से शुरू करेंगे। कैसे बच्चों? ये मेरे पास एक रियल लाइन है, डोमेन समझना इधर से। ये मेरे पास है 0, ये माइनस वाले नंबर है, ये -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि इधर से हम शुरू करेंगे अप टू -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इधर से शुरू करेंगे अप टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। आपने एक बात याद रखनी कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, यानी कि हम -3 से शुरू कर रहे हैं, ऐसे होगा इसका इंटरवल बनेगा -3 क्लोज इंटरवल अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। 3 से शुरू कर रहे हैं, 3 क्लोज इंटरवल अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बच्चों आप कह सकते हैं कि सारे ये -0 और 3 क्लोज इंटरवल क्यों किया है? तो ये आपने याद रखना है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, -3 से। -3 इसके अंदर शामिल है, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है, और जा किसकी तरफ जा रहे हैं? -इन्फिनिटी की तरफ। -इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। इधर 3 से शुरू कर रहे हैं, आगे हम जा रहे हैं ओपन इंटरवल की तरफ। 3 को इधर जो इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। अब इसकी हमने रेंज लिखनी है बच्चों, ये तो आ गई हमारे पास इसकी डोमेन। अब हमने लिखनी है इसकी रेंज। रेंज बच्चों क्या होगा? रेंज में अगर हम -3 पुट करें 0 आएगा, +3 पुट करें फिर भी 0 आएगा। समझ आ गई है? अगर आप 4 पुट करें,
4 का -4 पुट करें तो वो स्केयर बनेगा 16 - 9। इसके अंदर हमेशा हमारे पास प्लस वाले नंबर ही आएंगे। क्यों भला? सिर्फ 3 नंबर थे जिन पे हमारे पास स्केयर रूट के अंदर माइनस आ रहा था। वो कौन से थे? 0 +-1 और +-2। उनको हमने बाहर निकाल दिया। अब इसकी रेंज फिर क्या होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक। 0 क्यों? -3 पे भी 0 आ रहा है, 3 पे भी 0 आ रहा है, तो आगे हम प्लस वाले नंबर आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, इसलिए हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये इसके आगे रेंज। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एग्जाम्पल नंबर 4 तक, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अपना फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके अलावा हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट देखने के बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।